अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद कर रही है। सोशल मीडिया पर फौजी क़यादत की तस्वीर शेयर की जा रही हैं। गद्दार कौन था का ट्रेंड चलाया जा रहा है, मगर साथ ही मुज़ाकरात के लिए हुकूमती ऑफर को ठुकरा कर इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार भी किया जा रहा है। जबकि इमरान खान मौजूदा हालात को 1971 से जोड़कर खुद को शेख मुजीबुर रहमान से तशबीह दे रहे हैं और बयानियाँ बना रहे हैं कि 1971 में शेख मुजीबुर रहमान का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया, जिससे मुल्क टूट गया, और आज तहरीक इंसाफ का मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा है, जिससे हालात 1971 जैसे हो गए हैं। साथ ही PTI SIFC के प्लेटफॉर्म को, जिसमें सियासी क़यादत के साथ साथ अस्करी क़यादत मरकजी किरदार अदा कर रही है और मुल्क पर अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी लाने का दावा कर रही है, उसे भी तहरीक इंसाफ एक नाकाम प्लेटफॉर्म करार दे रही है और मुल्क की तारीख में कम तरीन इन्वेस्टमेंट टू GDP को बुनियाद बनाकर शदीद तनकीद कर रही है। मुल्क की अस्करी क़यादत की तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया पर तनकीद की जा रही है। मगर दिलचस्प बात यह है कि आज इमरान खान बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान को हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं और उन्हें सियासी तौर पर खुद से जोड़ रहे हैं। मगर कुछ अर्सा पहले तक इमरान खान और तहरीक इंसाफ की नज़र में वही शेख मुजीबुर रहमान मुल्क तोड़ने वाले और गद्दार थे और इमरान खान और PTI के रहनुमा नवाज शरीफ को शेख मुजीबुर रहमान से जोड़ते हुए ताने दिया करते थे और उन पर पाकिस्तान को तकसीम करने की साजिश का इल्ज़ाम लगाते थे। 2016 में जिस वक्त पनामा लीक्स के हवाले से तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा मांग रही थी और सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात का मुतालबा कर रही थी, उस वक्त 1 नवंबर 2016 को तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईमुल हक ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की शक्ल में नया मुजीबुर रहमान पैदा हो गया है जो पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद मई 2018 में तहरीक इंसाफ के रहनुमा सद उमर ने नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ दूसरा मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहा है और उसे मुहिब वतन करार दे रहा है। उस मुजीबुर रहमान को मुहिब वतन करार दे रहा है नवाज शरीफ, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए। असद उमर ने कहा, असद उमर ने मजीद कहा था कि नवाज शरीफ उसे मुहिब वतन कह रहा है जिसे भारत अपना पेड एजेंट कहता है। जबकि अली मादिल शेख भी मुजीबुर रहमान को गद्दार वतन करार दे रहे थे और इमरान खान खुद कहते थे कि नवाज शरीफ और शेख मुजीबुर रहमान में यही मुमासलत है कि नवाज शरीफ भी शेख मुजीबुर रहमान की तरह भारत को पैगाम भेज रहा है। पाकिस्तान में मैंने देखा है और मैं आपका एक नया शेख मुजीबुर रहमान पैदा हो गया है नवाज शरीफ की शक्ल में। 1 महीने पहले इसने खड़े होकर सारी कौम के सामने कहा था मुजीबुर रहमान बहुत बड़ा मुहिब वतन था। वो मुजीबुर रहमान जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए, वो मुजीबुर रहमान जिसको रॉ का इंटेलिजेंस चीफ अपनी किताब में कहता है कि 20 साल से हमारा पेड एजेंट था, वो कहता है वो बहुत बड़ा मुहिब वतन था। उसको दीवार के साथ लगाया, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, मुझे मत धकेलो। उसने तो पहले ऐलान कर दिया था कि मैं मुजीबुर रहमान बनने जा रहा हूं। तो ये जो उसने 3 दिन से काम शुरू किया है, उसने वो ऐलान जो अपना किया था उसको पूरा करना शुरू कर दिया है। वो दूसरा मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहा है। वो और बात है कि इसकी औकात ही नहीं है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई खतरा पहुंचा सके, वो तो नहीं होगा इसके साथ। आज मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की शक्ल पेश कर रही है नवाज शरीफ। मुजीबुर रहमान और उसके खानदान ने जो चाहा मुजीबुर रहमान इसलिए कर लिया, बीच में बहुत बड़ा समंदर था, लेकिन अब नवाज शरीफ ड्राइविंग महल और इस पूरे मुल्क में कोई बीच में समंदर नहीं है। अवामी लीग का लीडर नवाज शरीफ जो कि मैं समझता हूँ कि गद्दार वतन है। ये सारे क्लिप्स भी उसी ट्विटर अकाउंट से पोस्ट हो रहे थे जिससे आज शेख मुजीबुर रहमान को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है और बज़ाहिर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को 1971 जैसी सूरत हाल से खबरदार किया जा रहा है। जबकि तहरीक इंसाफ की इस पूरी मुहिम पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें लगाकर गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रही है और ये वही सोच है कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। क्या शेख मुजीब पे भी 190 मिलियन पाउंड का केस था? क्या उन्होंने भी कोई दोस्त ममालिक के तोहफे जो है वो बेच के खा गए थे? ये मजलूमियत का आप ढोंग रचा रहे हैं। साइफर का केस आपके ऊपर है, 190 मिलियन पाउंड का केस आपके ऊपर है, तोशा खाना का केस आपके ऊपर है और आप 1971 का जिक्र करने चल पड़े हैं और शेख मुजीब की तस्वीरें लगा के गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू आपने कर दिए। तो ये वही सोच है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मैं इक़्तिदार में ना रहा तो पाकिस्तान टूट जाएगा। इक़्तिदार से जो दूरी है उसने अब मजबूर कर दिया है कि मुल्क के टूटने की बातें करना शुरू कर दो। अब एक तरफ मुहाजराई की ये सूरत हाल नज़र आ रही है तो दूसरी तरफ एक मुस्बत पेशरफ्त हुई है। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने वफाक से फंडिंग, दहशतगर्दी के वाक़यात, लोड शेडिंग के मामले पर वफाक की हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ था, धमकी आमेज़ बयानात दे रहे थे, मगर अब उनके वफाकी हुकूमत के खिलाफ जारहाना रवैये में एक तब्दीली आई है, फिलहाल आई है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मुसलसल दूसरे दिन मुलाकात की है। इस मुलाकात में मोहसिन नकवी की मौजूदगी को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता महीने वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को ख़त लिखकर सूबे में सबसे ज़्यादा लाइन लॉसेस करने वाले 2 डिस्कोस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने या उन इलाकों में बिजली की तरसील अपने ज़िम्मे लेने का कहा था। इसके जवाब में अली अमीन गंडापुर ने उल्टा वफाकी हुकूमत
हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया था और अपनी मुतअद्दी तकारीर में वफाकी हुकूमत को धमकी दी कि अगर हमारे लोगों को उनका हक नहीं दिया तो आप चैन से नहीं बैठेंगे। फिर अली अमीन गंडापुर ने धमकी दी कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग कम ना की गई तो वो पेस्को का कंट्रोल खुद हासिल कर लेंगे। फिर इस कशीदगी के माहौल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम SIFC की एपेक्स कमेटी के हफ्ते को होने वाले इजलास में भी शामिल नहीं किया गया, जिस पर PTI ने भी तनकीद की। लेकिन फिर अचानक अली अमीन गंडापुर के इजलास में शिरकत की खबर सामने आई और हफ्ते को 6 घंटों तक जारी रहने वाले SIFC के इजलास में अली अमीन गंडापुर ने शिरकत की, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चारों वज़राए आला, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी काबीना के अरकान और दीगर आला सतह के हुकूमती अरकान भी शरीक थे। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि आज की मीटिंग अच्छे माहौल में हुई। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर भी अपने सूबे की जानिब से ताउन की यकीन दहानी करवाई और कहा कि वह SIFC से बाहर नहीं है। चारों सूबों के वज़राए आला ने SIFC के हवाले से मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मेरे भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं और मजबूरियाँ भी होती हैं और बात भी कई दफ़ा करनी पड़ती है मजबूरियों के तहत, मगर हम SIFC से बाहर नहीं हैं। हम SIFC पर एतमाद का इजहार करते हैं, SIFC को मानते हैं। जबकि इजलास के बाद अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आर्मी चीफ से 2 बार सलाम दुआ हुई। इमरान खान के हवाले से इजलास में कोई बात होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस हवाले से इमरान खान ने लोग मुकर्रर कर दिए हैं जो बात कर सकते हैं और बातचीत शुरू है। इजलास में कोई ऐसी बात हुई है खान के हवाले से बात या उसको सहूलत देने के हवाले से या किसी तरीके से भी इमरान खान की कोई बात हुई है सर? देखिए जी, जहाँ तक खान साहब का मामला है वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है, लेकिन उसके लिए एक अलहदा बातचीत है जो शुरू है और जिस तरह इमरान खान साहब ने अब नोटिफाई भी कर दिए हैं, बंदे आइडेंटिफाई भी कर दिए कि बात कर सकते हैं, वो हमारी एक बार उस लेवल पे शुरू है। आर्मी चीफ से कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है जी। तो कोई इसमें बात नहीं हुई है सर? जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की ज़रूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर। इस इजलास के अगले दिन अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल गए, जहां उन्होंने बानी PTI इमरान खान से मुलाकात की और फिर कल ही अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात की और आज इस मुलाकात का दूसरा दौर भी हुआ, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर, मोहसिन नकवी और उवैस लगारी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पर उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि आप मोहसिन नकवी के तौर पर देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं वज़ीर दाखिला के साथ बैठा हूँ, मुझे इमरान खान ने सूबे का वज़ीर आला बनाया है, मैं उस पोजीशन के साथ बैठकर सूबों के मसाइल जो हल करने हैं उन पर बात कर रहा हूँ। इसका माजी में होने वाली चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने आगे बढ़ना है और मसाइल के हल निकालने हैं। फिर लोड शेडिंग अगर ठीक ना हुई तो कल पेस्को चीफ जाके ऑफिस जाके फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा और जो बटन आपके हाथ में आया हुआ है सदा देने के लिए ऑन और ऑफ का, ये मेरे हाथ में आएगा। फिर मैं देखता हूँ कि आप मुझे कैसे देते हैं। मैं पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना बिल्कुल आपने। मैं जब निकलूंगा तो पूरी आवाम लेके निकलूंगा। आपका जोर भी हमने देख लिया है, कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा सोचो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से बैठ के हमने मामलात को तय किया और जिस तरीके से हमने एक बायमी मुशावरत करके इन्होंने हमारी आवाम का एहसास किया, सूबे का एहसास किया। आप मोहसिन नकवी साहब को मोहसिन नकवी साहब के तौर पे अभी याद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एज इंटीरियर मिनिस्टर मैं साथ बैठा हूँ इनके। वो इस वक्त हमारे मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और हमारे जो सरदार साहब हैं उवैस लगारी साहब, ये भी जो है इस वक्त एक PMLN जो हमारा एक मौक़िफ़ है कि एक मैंडेट है जो हमारा चोरी हुआ है, अब उसके बाद जो पोजीशन आ चुकी हैं और पाकिस्तान ने चलना है, उसके साथ साथ हमारी अदालतों में केसेस लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है वहाँ से जो रिलीफ आएगा वो आपके सामने होगा। लेकिन इस वक्त वो एक पावर डिवीजन के मिनिस्टर हैं। तो अब मैं एक सूबे का जो वज़ीर आला जो इमरान खान ने मुझे बनाया है, तो मैं उस पोजीशन के साथ बैठ के वो सूबे के जो मसाइल हैं जो हल कर रहे हैं उसके ऊपर एक बैठ के बातचीत जो कर रहा हूँ, उसका उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि जो पास में हुआ किस तरह हुआ, जो रिजर्वेशन उसके ऊपर है वो हमारी किस तरह है किस तरह नहीं है। तो आप इन 2 चीज़ों को इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि आपका हमारी किसी इदारे से कोई जंग नहीं है, मुल्क के इदारे ही हमारी मजबूती के लिए हैं और जितने भी मजबूत होंगे पाकिस्तान का फ़ायदा है। नहीं हमारे सिस्टम से जंग है, हमारी शख्सियत से किसी इकदाम से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इन 2 चीज़ों को हम आपस में मिक्स एंड मैच इस तरह करेंगे तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। हमने जो आगे बढ़ना है और वसाइल के हल निकालने हैं वो मिल बैठ के होंगे और वो विद पोजीशन हो रहे हैं, विद पर्सनैलिटीज नहीं हो रहे। इमरान खान से मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर की मोहसिन नकवी और उवैस लगारी के साथ मुसलसल 2 दिन मुलाकातों को अहम करार दिया जा रहा है। साथ ही हुकूमत ने एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि PTI सड़कों को छोड़कर ऐवानों में आए, मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जबकि कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए हम हाजिर हैं, मगर ये PTI पर मुनहसिर है कि वो किससे मुज़ाकरात चाहती है।
पीटीआई की क़यादत को मेरा यही मशवरा है कि वो सड़कों को छोड़कर ऐवानों के अंदर आए, ऐवानों में मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करें और 229 का इंतजार करें। हमारे दरवाजे बामकसद बामानी मुज़ाकरात के लिए तमाम जमातों के लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन अगर जिद और अना के साथ मुज़ाकरात होंगे तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकते। हम मुज़ाकरात के हक में हैं, मगर वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात देखेंगे कि किससे करनी है। इट इज़ अप टू द पीटीआई कि वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए हक। मगर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को एक दफ़ा फिर ठुकरा दिया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने आज कहा कि कैसे हो सकता है कि गले भी काटें और मुज़ाकरात भी करें। हम ये कह चुके हैं कि डायलॉग होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी में डायलॉग का ऑप्शन कभी बंद नहीं होता। आगे की तरफ देखना है तो डायलॉग होना चाहिए, लेकिन डायलॉग कैसे होगा? अगर आप गले भी काटे तो डायलॉग भी हो। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की दावत दे रही है, मगर दूसरी तरफ खबरें सामने आई हैं कि कायम मकाम सदर यूसुफ गिलानी ने 2 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं। जियो न्यूज़ के मुताबिक कायम मकाम सदर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, जिसके तहत अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। जबकि कायम मकाम सदर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक नैब का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है और बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब के अफसर की सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई है। सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हामिद खान साहब। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक तरफ बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से हीट बढ़ाई गई है। तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आर्मी चीफ की और दीगर अफसरान की तस्वीर लगा के ट्वीट किया गया, दूसरी तरफ से भी हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ पर सख्तियों का सिलसिला जारी है। मगर इस सब में अली अमीन गंडापुर साहब SIFC के इजलास में शिरकत करते हैं, फिर आज मोहसिन नकवी साहब के साथ और वज़ीर तवानाई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इन दोनों के दरमियान में वो इमरान खान से भी मिलते हैं। क्या पार्टी ने कहीं तय किया है कि जी बात अब आगे भी बढ़ानी है, कहीं ना कहीं बर्फ क्या पिघली है, क्या मामला था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखिए, जहाँ तक गंडापुर साहब का बतौर चीफ मिनिस्टर के आईनी फ़राइज़ हैं उसको पूरा करने के लिए अगर वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ या उसके किसी मिनिस्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो तो समझ में आता है ना। आफ्टर ऑल हुकूमती मामला चलाने हैं, लेकिन इस पे ये अखज़ नहीं किया जा सकता कि ये पार्टी के दरमियान कोई इस मामले में नेगोशिएशन हो रही है। सब हुकूमत की तरफ से एहसन इकबाल साहब ने और फिर कायम मकाम सदर हैं यूसुफ गिलानी साहब पीपल्स पार्टी से, उन्होंने दावत दी है दोबारा मुज़ाकरात की। क्या तहरीक इंसाफ कतई तौर पर सियासी जमातों के साथ तैयार नहीं है? क्योंकि अस्करी क़यादत पर तो आप बराह रास्त अब तनकीद कर रही है, आर्मी चीफ पर बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं, वहाँ से भी मुज़ाकरात का कोई ऐसा नहीं है कि कोई बात की गई हो। देखिए, बात यह है कि मुज़ाकरात तो उनके साथ होते हैं जिन्होंने आपके साथ कोई बेहतर तौर पर सलूक किया हो, और दूसरी बात सबसे बढ़ के ये है उन लोगों के साथ, उन पार्टी के साथ क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं जिन्होंने आपका मैंडेट चोरी किया हो, जिनको आपकी सीटें चोरी करके दे दी गई हो, उसकी बुनियाद पर वो अपनी एक नाजायज हुकूमत बनाए बैठे हो। ये मुज़ाकरात पहले दिन क्लियर कर दिए थे इमरान खान साहब ने 8 फरवरी के इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो तब्दील किए गए उसके बाद, कि हम 3 सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, ना PMLN से, ना पीपल्स पार्टी से और ना MQM से, क्योंकि इन्होंने हमारी सीटें चुराई हैं और हमारा मैंडेट चुराया है, इसलिए हम बात नहीं करेंगे। बाकी हर जमात से हम बात करने को तैयार। तो खसब इनसे बात नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से बात हो नहीं पा रही है, और सख्त ज़ाहिर है आप देख ही रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ की तरफ से 1971 से मवाजना किया जा रहा है, शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से मवाजना किया जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट पर बराह रास्त तनकीद की जा रही है, SIFC के प्लेटफॉर्म पर की जा रही है, तो वहाँ पर भी नहीं होगी बात। तो इसका मतलब है मुज़ाकरात होंगे ही नहीं, स्टेटस को चलेगा, या कोई रास्ता है जो तहरीक इंसाफ को नज़र आता है सबके आखिर में? देखिए, बात यह है कि जब तक आपके साथ इंसाफ ना हो, ज्यादती का ज़ाला ना हो, तब तक क्या मुज़ाकरात करने। एक तरफ वो हर तरह के झूठे मुकदमात में PTI की सारी लीडरशिप को फंसाया हुआ है, उनको झूठे मुकदमात में अंदर किया हुआ है, और पूरा साल हो गया है जिस कदम सख्ती और ज्यादती हो गई है। तो उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे इन हालात को सामने रखते हुए, ये बड़ा नामुमकिन सी बात है। दूसरी बात ये है कि हमने तो ये कहा है, और उस हवाले से हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की है इमरान खान साहब ने, कि इसको जुडिशल कमीशन मुकर्रर करके 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उसका ऑडिट किया जाए।
ताकि पता चले कि नताइज कैसे तब्दील हुए हैं, और ताकि उसके मुताबिक पहले तो ये है कि चोरी का माल वापस दिया जाए जिसका हक बनता है, फिर उसके बाद बात चल सकती है। इसके तो बरक्स इनका जो कॉन्डक्ट है दूसरी पार्टीज का जिनका मैंने जिक्र किया है, वो ना सिर्फ ये कि हमारे जीते हुए इलेक्शन में हमें हराया गया बल्कि हमारी सीटें ली गई, बल्कि जो सीटें इस हवाले से भी हमें मिलनी थी, यानी जिसको हम रिजर्व सीट्स कहते हैं, उसके भी क्लेमेंट बन गए अपने सीटों के अलावा। तो आप देखिए कौन सी जाती है जो नहीं की। रिजर्व सीट्स का तो अदालत ने फिलहाल फैसला मुअत्तल किया हुआ है, वहां से फैसला आएगा। मगर जब अली अमीन गंडापुर साहब तैयार होते हैं मरकज के साथ काम करने के लिए, तो ये इस बात की क्या निशानदेही नहीं है कि कम से कम तहरीक इंसाफ को भी इस बात का इदराक है कि अब सिस्टम यहाँ पर है, ये हुकूमत अब चलने के लिए है, बजाय इसके कि वो हुकूमत जो पहले दावा कर रही थी तहरीक इंसाफ की गिर जाएगी? देखिए तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है जायज हुकूमत है, वो उसने तो अपना काम करना है। उस हवाले से जो भी फिलहाल फेडरल गवर्नमेंट को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप तो थोड़ा बहुत उस हुकूमत को रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने नताइज कबूल कर लेने हैं और कहना है कि फेडरल गवर्नमेंट जो बनाई गई है जिन पार्टीज की वो जायज बनाई गई है, ये बात हरगिज नहीं है। ना हमने ये एक्सेप्ट किया है कि पंजाब हुकूमत जो कि हम समझते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट तब्दील करने के लिए बनाई गई है उसको हमने जायज मान लेना है, ये नहीं है बात। ये तो सिर्फ जो मिनिमम वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से अगर गंडापुर साहब ने कोई मामलात तय किए हैं या उनके साथ राब्ता किया है, राब्ते में है, तो उस हद तक ही है। मतलब ये बात तो समझ में आती है कि जायज़ नहीं माना है, मगर फिर साथ में लेकिन गंडापुर साहब ये भी कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स में हमारे मामलात हैं, यानी कि उन्हें ये भी नज़र आ रहा है फिर कि ऐसा नहीं होगा कि सड़कों पर आकर 1-2 महीने में हुकूमत गिर जाएगी। जायज़ नहीं माना है, मगर कम से कम ये मान लिया है कि हुकूमत जा नहीं रही है तो अब काम तो इनके साथ करना है अपना सूबा चलाने के लिए। वो केपी की गवर्नमेंट की हद तक, क्योंकि हुकूमत तो बहरहाल लोगों के सामने हम जो आते हैं जिन्होंने हमें इलेक्ट करके हमारी हुकूमत बनाई है, लेकिन उस मतलब उस हद तक ही, लिमिटेड हद तक ही। हामिद साहब 2018 तक असद उमर साहब, नईमुल हक साहब, आपकी पार्टी के दीगर रहनुमा इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ खुद को शेख मुजीबुर रहमान बना रहा है, फिर गद्दार वतन उन्हें करार दे रहे थे। शेख मुजीब को भी, नवाज शरीफ साहब को भी आज उन्हें मुहिब वतन करार दे रहे हैं, जनरल याह्या को गद्दार वतन करार दे रहे हैं। तो ये रियलाइजेशन है कम से कम दो जमातों में 5 साल के फ़र्क से कि शेख मुजीबुर रहमान गद्दार वतन नहीं थे, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही होती हैं जमातें। देखिए वो मेरे नज़दीक मेरे ख्याल में उन्होंने पूरी चीज़ को पूरी तरह से अंडरस्टैंड किए बगैर ऐसे बयान जिसने दे दिए होंगे। मुजीब रहमान गद्दार वतन नहीं था, उसने जायज़ तरीके पे इलेक्शन जीता हुआ था। ज्यादती उन्होंने की उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसने उसको हुकूमत नहीं होने ट्रांसफर होने दी, जिसके नतीजे में मुल्क 2 लख्त हो गया। और हमारे बंगाली भाई जो कि पाकिस्तान बनाने में हमसे ज्यादा जिनका हिस्सा था वो अलग मुल्क के तौर पर हो गए। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो उस बात को कोई तारीखी तौर पे नहीं छुटा सकता कि जो 71 की का अलमिया है उसमें किसका कितना रोल है। तो वो एक हकीकत है। और अगर कोई इस किस्म का जाली बयानिया पर बात करता है और मुजीबुर रहमान पर वो सारा बर्डन डाल देते हैं बजाय याह्या पर डालने के, ये याह्या की जो मिलिट्री कोठरी थी उसमें डालने के, तो वो पाकिस्तान के साथ भी, पाकिस्तान की तारीख के साथ भी और सच्चाई के साथ भी बिल्कुल उनके साथ ज्यादती करेंगे। अच्छा, और आपको नियर टर्म में नजर आ रहा है कि इस वक्त आपकी जो फाइट है जाहिर है वो प्रिवेल कर जाए, या आपको लग रहा है कि फिलहाल बड़ा मुश्किल है कि मुज़ाकरात का कोई दरवाजा खुले या किसी भी तरीके से ये सूरत हाल बदल जाए जो इस वक्त नजर आ रही है? देखिए एक सूरत तो हो सकती है, उसमें जुडिशरी का रोल हो सकता है कि अगर ये जिस तरह हमने कहा है कि आप इन इलेक्शन का 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट कराएं। ये तो फॉर्म 47 के लोग हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत बनी है। आप हकीकी जो इलेक्शन है उसका ऑडिट करा के जो सही नतायज हैं वो सामने लाएं और उसके मुताबिक जो है हुकूमतें फॉर्म हो या जो भी आइंदा आईनी सूरत हाल उसके मुताबिक चलाई जाए। ये हमारा मुतालबा है।
बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सूरत हाल जा किस तरफ रही है इस पर तज्जिया हम हासिल करेंगे, अंदर की बात हासिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। सूरत हाल जा किस तरफ रही है, हमारे साथ सीनियर साफी होता सुहेल बड़ाई साहब और आसमा शिराजी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुहेल बड़ाई साहब, ज़ाहिर जब भी बात होती है और बात आगे बढ़ती है तो सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई होती है। तहरीक इंसाफ की तरफ से आपने देखा होगा ट्विटर पर किस तरीके से बात की जा रही है, आर्मी चीफ की तस्वीर लगाकर उनका नाम लेकर 1971 से किस तरीके से मवाजना किया जा रहा है। आगे से भी ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के साथ सख्ती का ही माहौल है, मगर इस सब में अचानक जो खैबर पख्तूनख्वा के सीएम हैं वो मिलते हैं, मोहसिन नकवी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आगे चलने की बात करते हैं। ये इस बात का इदराक कि हुकूमत कहीं जा नहीं रही, इसलिए अब खैबर पख्तूनख्वा को तो चलाना है, या मामला कुछ और है? क्या हो रहा है आपके ख्याल में? असल में पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये जो थ्योरी है बड़ी आम है, पावर टॉक्स टू पावर, यानी दबाव डाला जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दबाव में चीज़ें हासिल की जाएं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये तरीका गलत है। ये उस दौर का है जब मुल्कों में कबायली निज़ाम होता था, जब बदले चलते थे, जब इंतकाम चलता था। तो वो कहते थे जब जंग बंदी होती थी ना, तो जंग बंदी से पहली रात को बहुत फायरिंग होती थी मुल्कों के अंदर। तो यही चल रहा है भाई। बात यह है कि रास्ता तो सिर्फ़ एक है, कोई और रास्ता है तो कोई बता दे कि क्या मफाहमत के अलावा पाकिस्तान को आगे चलाने का कोई रास्ता है। अगर नहीं है तो भाई जल्द कर लें, और उसके लिए हमेशा ज़रूरत होती है लचक की। और जब तक आप अपने अपने मौक़िफ़ पे अड़े रहें और ज़िद करें, कोई कहे कि मैं इनकलाब ले आऊँगा, कोई कहे कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, कोई कहे कि इसकी मजाल क्या है, तो इस तरह से तो कभी मफाहमत नहीं होती। मफाहमत में सबसे पहले हमेशा जिन्ना साहब को देख लें, गांधी साहब को देख लें। जो गांधी साहब चाहते थे वो नहीं हुआ, पाकिस्तान बन रहा था, उन्होंने कबूल किया। जो जिन्ना साहब जिस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, बकौल उनके खुद कटा फटा पाकिस्तान मिला, लेकिन उन्होंने कबूल कर लिया। तो जब भी मुज़ाकरात होते हैं, जब भी मफाहमत होती है, तो आपको 100% वो चीज़ नहीं मिलती, आपको लचक दिखानी पड़ती है, तभी जाके मुज़ाकरात होते हैं और तभी जाकर आपस में मफाहमत होती है। अगर मफाहमत नहीं करनी तो फिर दूसरा रास्ता है लड़ाई, दूसरा रास्ता है झगड़ा। क्या उससे मुल्क का भला हो रहा है? क्या उससे जो है हमारी मुक्तदरा का फ़ायदा हो रहा है? क्या मुल्क की मईशत का फ़ायदा हो रहा है? क्या नून का फ़ायदा हो रहा है? क्या तहरीक इंसाफ का फ़ायदा हो रहा है? क्या आवाम का फ़ायदा हो रहा है? मेरा ख्याल है किसी का भी नहीं हो रहा। तो ये जो भी ज़िद पे लोग अड़े हुए हैं, मैं तो समझता हूँ कि भाई अपनी ज़िद को मुल्की मफाद में आप पीछे करें, इसमें सबका फ़ायदा है। अगर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा तो तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, और अगर जो है डेडलॉक होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी पीटीआई को है। तो भाई किसी ने तो लचक दिखानी है ना, तो वो लचक दिखाएं और आगे बढ़ें। आप आसमा शिराजी साहब, अब क्या हो रहा है इस वक्त? आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई है? क्योंकि अली अमीन गंडापुर पहले SIFC के इजलास में शिरकत करते हैं, फिर इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं, फिर उनकी ये मुलाकातें होती हैं। मोहसिन नकवी साहब पर तो बहुत बड़ा एतराज़ है तहरीक इंसाफ को, मगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले बहुत धमकी आमेज़ रवैया था, मगर तहरीक इंसाफ का जो एक्स हैंडल है उससे आपने देखा कि क्या कुछ हो रहा है। तो ये क्या कोई दरमियान का रास्ता निकल रहा है, नहीं निकल रहा है? क्या खबर है इस्लामाबाद में? मेरा ख्याल है कि जो सबसे अहम बात है वो यही है कि जो 2 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, पहले SIFC के ख़िलाफ़ एक मुहिम थी, फिर उसके बाद आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब, जिनका कि एक परसेप्शन उनके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पे ज़्यादा समझे जाते हैं, उनका अली अमीन गंडापुर साहब से मिलना, गंडापुर साहब का इमरान खान साहब से मिलना, फिर उसके बाद दोबारा आज मिलना मोहसिन नकवी साहब का और अली अमीन साहब का। तो बहरहाल कुछ ना कुछ है जो कि पावर टॉक्स टू पावर की बात हो रही थी। बिल्कुल ये टर्मिनोलॉजी भी मरियम नवाज़ साहिबा ने जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, और उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान की सियासत में पावर का ही अमल दखल जो है वो बढ़ता चला गया। मगर अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पावर को डील करना, उसको कितना प्रेशर कितना देना है, कहाँ पे नॉब टाइट करनी है, कहाँ पे उसको लूज़ करना है, वो जानती हैं। जो कि अब जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है उसमें शायद वो एक बहुत एक्सट्रीम पोजीशन
पोजीशन पे आपको दिखाई देते हैं। और अगर आपने देखा हो कि एक तरफ मोहसिन नकवी साहब मिले, जिसकी कि जाहिर है कि अभी डेवलपमेंट्स एक तो आ गई जो कि अली अमीन गंडापुर साहब की सूरत में थी, लेकिन फिर आपने देखा कि पंजाब हुकूमत या पंजाब काबीना ने जो नए केसेस बनाने की मंजूरी दी और उसके बाद इमरान खान साहब ने एक्स के ऊपर जो पैगाम जारी किया वो इंतहाई ख़तरनाक और जिसे कहना चाहिए वो बहुत एक एक्सट्रीम का इंतहा पसंदाना जिसे कहना चाहिए वो एक पैगाम उन्होंने जारी कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि अगर पावर टू टॉक्स टू पावर वाला फार्मूला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल कर रही है तो खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई और हमाकत कर दें या वो कोई और इंसिडेंट की तरफ बढ़ जाएं जैसे कि पहले 9 मई हुआ था। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना बहरहाल एक ब्रिज के तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब को इस्तेमाल किया जा सकता है, उनके साथ रब्ता किया जा सकता है। और ख़बर नहीं मगर मैं इसको एक तबसरे के तौर पर हम जो इस्लामाबाद में बैठ के कुछ 2+2 कर सकते हैं उससे यही निकलता है कि शायद कहीं ना कहीं जो है वो बातचीत के लिए रजामंदी कहीं होगी। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, वो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बातचीत नहीं करेंगे। और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बात ना करने का जो सूरत है उसमें मोहसिन नकवी साहब का मिलना और बहुत सारी मुलाकातों को जो जिसकी कि अभी बहुत सी खबरें नहीं लेकिन डेवलपमेंट्स आएंगी। मसलन नए मुकदमात हैं, आज 460 अरब रुपए के केस के ऊपर भी मुकदमात की बात हो रही है जिसमें कि एकदम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जो प्रॉपर्टी टाइकून है जिन्होंने 460 अरब रुपए देने हैं उनके बारे में जो उनका नैरेटिव सामने आया है, इससे लगता ऐसे है कि नए रेफरेंसेस की भी तैयारी हो रही है। और एक अब से थोड़ी देर पहले एक डेवलपमेंट हुई है कि 2 ऑर्डिनेंस जो हैं वो पास किए हैं कायम मकाम सदर ने, उसमें एक जो है वो नैब से मुतालिक है और नैब से मुतालिक ये है कि 14 दिन का जो रिमांड है वो अब 40 दिन तक बढ़ा दिया गया है और ये भी तरमीमी ऑर्डिनेंस है जो कि जारी किया गया है। दूसरा तो खैर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक है, रिटायर्ड जजों से मुतालिक है, वो भी बहुत अहम है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रिटायर्ड जजों के ऊपर ट्रिब्यूनल्स का क़याम अमल में लाया जा सकता है चंद दिनों में। और दूसरी जानिब ये जो नए रेफरेंसेस हैं इनके ऊपर भी काम बहुत तेजी से होगा। दोनों तरफ से छड़ी और गाजर वाला उसूल जो है वो कार फरमा है इस वक्त। और सिलवड़ी साहब, आपने ज़ाहिर 9 मई के वाक़े से पहले आप बड़ा मशहूर वाक़या बताते भी हैं कि जब इमरान खान साहब से बात हुई आपको एहसास हुआ कि उन्हें ये एहसास हो गया है कि शायद वो इनकलाब ले आएंगे। वो इदारे के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, आवाम में भी। अब 8 फरवरी के बाद जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा मिलकर बताते हैं वो ये इस राय की पुख्तगी बताते हैं इमरान खान साहब में कि आवाम में तो मैं हूँ पॉपुलर, 8 फरवरी के इंतखाबात से साबित हुआ और इदारे में भी हूँ, इसलिए दबाव बढ़ाएंगे तो दबाव के नतीजे में ही हमें रिलीफ भी मिलेगा और आगे से झुकाव भी होगा। आपके ख्याल में ये कॉन्फिडेंस 8 फरवरी के बाद अगर है तो दुरुस्त है? देखिए, पहली तो बात यह है कि जो टकराव होता है ना, जब भी ये टकराव तारीख में किसी का भी हुआ है तो ये पता नहीं होता कि इसका नतीजा क्या होगा, क्या कौन जीतेगा। लेकिन आज तक के जितने टकराव फ़ौज के साथ हुए हैं उसमें तो हमेशा फ़ौज जीती है। हमने देखा है माजी में, आप देखें कि पीपल्स पार्टी की अल-जुल्फ़कार बनी, क्या नतीजा हुआ, बिल आखिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए इक़्तिदार हासिल किया और अल-जुल्फ़कार का कोई मुस्तक़बिल नहीं रहा। फिर हमने देखा कि नून ने एक जारहाना पॉलिसी इख्तियार की, तकरीरें की, ये की, लेकिन बिल आखिर अल्टीमेटली टॉक्स हुई, टॉक्स के नतीजे में जो है वो वापस आए और उसके बाद उन्हें इक़्तिदार मिला। तो मेरा ये ख्याल है कि दुनिया, आज की मॉडर्न दुनिया में इतने 100 साल गुजरने के बाद अब लड़ाई से जो मगर भाई साहब इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बात नहीं कर रही ना उसे, तो वो बात करने के लिए मजबूर करने में नहीं कामयाब होंगे। जब आप टॉक्स की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं करी, अगर मैं करना चाहता हूँ इस्टेब्लिशमेंट नहीं करी वो, और मैंने पॉलिटिकल फोर्सेस से नहीं करनी बात, ये क्लैरिटी है उनकी। देखिए ना, अब 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि भाई आप अपनी पावर ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, टकराव तक जाएं, 9 मई तक चले जाएं। एक ये तरीका है कि आप लोगों को मजबूर करें कि वो आपके पांव पड़ें या मुज़ाकरात करें। एक दूसरा तरीका जो महज़्ज़ब तरीका है वो तरीका ये है कि जिन बातों पर इख्तलाफ है उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें।
और उसकी तरफ बढ़ें। यही बात हम 9 मई से पहले भी जाके उनसे गुजारिश की थी कि अगर फ़र्ज़ करें एस्टेब्लिशमेंट आपसे बात नहीं कर रही तो कम से कम आप सुलह का पैगाम भेज दें। आप अपनी तरफ से एक तरफा जो है वो ऐसा बयानिया बनाएं कि जिससे वो तलखी ख़त्म हो, जिसकी वजह से फ़र्ज़ करें अगर इस्टेब्लिशमेंट को ये लगे कि ये बंदा आके इंतकाम लेगा, ये बंदा आके हमें माफ़ नहीं करेगा, तो क्या आपके ख़्याल में इस्टेब्लिशमेंट फिर मुज़ाकरात करेगी? तो बहुत सारी हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं जब इस तरह की लड़ाई हो जाए, जब इस तरह की कशीदगी हो जाए, तो उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने पड़ते हैं, CBMs करने पड़ते हैं, तो फिर जाके आपके मामला दुरुस्त होते हैं। तो वो CBMs की ज़रूरत है दोनों तरफ से। मैं तो ये लिख चुका हूँ बहुत पहले कि मुक़्तदरा को भी CBMs करने चाहिए, इमरान खान को जेल से निकाल के बनी गाला रखना चाहिए, वहाँ मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि जेल में तो एक कैदी से क्या मुज़ाकरात आप करेंगे। तो कम से कम वो वहाँ होगा तो कुछ इंडिपेंडेंट सोच सकेगा। अभी तो वो भी इंतहा पसंदों के हिसार में है जो कहते हैं कि हम इनकलाब ले आएंगे, लेकिन उनको भी जब दुनिया जो रियलाइजेशन होगी हक़ाइक़ की, तो शायद वो भी अपनी सोच बदलें। आपको आसमा लग रहा है कि क्योंकि ज़ाहिर आपने विटनेस किया है जनरल मुशर्रफ के दौर की बात हो, उससे पहले की बात हो, कि ये जो स्ट्रैटेजी है कि जी बैक फुट पर जाएंगे तो ही हमसे बात करेंगे, क्योंकि आगे से तो मुज़ाकरात हो नहीं रहे, हम सियासी जमातों से नहीं करेंगे बात, इनके हाथ में कुछ है नहीं, ये कहीं ना कहीं वर्क करेगी, कहीं ना कहीं दरवाज़ा खोलने में कामयाब होगी। इसके कोई आसार नज़र आते हैं कि जी अगर वो हीट बढ़ा रहे हैं इमरान खान साहब तो उसको कोई फ़ायदा होगा? मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई फ़ायदा होगा शाहजेब, इसलिए कि जो हमारी इत्तलात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अब उनको किसी सूरत भी जो है वो इस मामले के ऊपर डायरेक्टली बातचीत नहीं करनी। पॉलिटिकल लीडरशिप के ज़रिए से वो बातचीत आगे बढ़ती है तो वो करनी चाहिए, इसके अलावा नहीं। तो अगर तो ये अब तक का स्टांस तो ये है, कल की तब्दीली हो जाए नहीं पता, लेकिन अगर यही रहता है और इमरान खान साहब दूसरी तरफ ये कहते हैं कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और वो भी माइनस अस्करी क़यादत, तो मेरा ख्याल है कि ये मामला जो हैं इसमें आइसोलेशन में है। वो एक टारगेट के ऊपर हैं, वो एक शख्स को उन्होंने आइसोलेट कर दिया अपने इदारे के साथ, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को अलग कर दिया है। उनके बारे में वो थोड़े से बहरहाल पिछली दफ़ा नरम हुए, लेकिन वो कब तक रहते हैं इसकी गारंटी कोई नहीं। फिर सबसे बड़ी बात यह है वो गारंटी की है कि इमरान खान साहब के साथ अगर कोई बात करता है तो वो ज़मानत कौन देगा कि इमरान खान साहब अपनी बात पर कायम रहेंगे। आपको याद होगा कि साबिक सदर अलवी साहब ने एक मौका दिया था, एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, मगर फिर जब पीछे मुड़ के देखा तो इमरान खान साहब ने उस पर उनके जो वादा था उसके ऊपर वो कायम नहीं रहे थे। अब इमरान खान साहब के जहन में जो कुछ है, अगर वो इस एक्सट्रीम ओपिनियन के साथ वो आगे बढ़ते हैं तो मुज़ाकरात का रवैया, मुज़ाकरात की तरफ से जो लचक है या पहले आंख झपकने वाली जो बात है, वो मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट पहले आंख झपकेगी। ये जो टकराव है ये याद रखें, ये इख्तियारात का टकराव है, ये एक आखिरी मार्के की लड़ाई है जिसमें कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी ताकत के हुसूल और उसको बरकरार रखने की लड़ाई कर रही है, जबकि इमरान खान और उनके साथ एक माज़रत के साथ एक ज़ाहिर है अदलिया को उनके साथ जोड़ दिया गया है। वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट या अपनी एक जुडिशल जो पावर है उसको ओवरकम करके उसके ज़रिए से अपने मकासद के हुसूल के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं। तो अब इस दो लड़ाइयों के अंदर या तो आमरीत होगी या फिस्तायत होगी। अब खुदा न खास्ता मैं ये नहीं कहती कि आमरीत हो या फिस्तायत हो, लेकिन जो बीच का रास्ता है उसके लिए आखिरी बात कह दूं कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप ही बात कर सकती है। तवक्को रखनी चाहिए कि क्या कल नवाज शरीफ साहब कोई ऐसा अनाउंसमेंट करें या सदर जरदारी जो हैं वो कोई रास्ता ऐवान सदर के ज़रिए से बनाए, मगर इसके अलावा कोई तीसरा हल जो है वो नज़र नहीं आता। और फिर क्या इमरान खान उसके ऊपर मानेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल। ज़हर साहब, ये जो है कि कॉन्फिडेंस इतना कम है कि आसमा शाही साहब कह रही है कि गारंटी कौन देगा? बीच में जब CBMs होते हैं फिर गारंटीज आती, कौन देगा इमरान खान साहब की गारंटी कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे? ये एक मसला है, लैक ऑफ ट्रस्ट का मसला है आपके ख्याल में? जी, लैक ऑफ ट्रस्ट का मसला है। मेरा ख्याल में एक तीसरा रास्ता है जो आसमा शिराजी साहबा ने कहा, मुझे वो तो रास्ते खुलते नज़र नहीं आते।
मेरा ये ख्याल है कि एक रास्ता खुला हुआ है और उस पर अमल भी हो रहा है, लेकिन उसको अभी तक बाइख्तियार नहीं बनाया ना हुकूमत ने और ना इमरान खान ने, और वो रास्ता है पार्लिमान और स्पीकर के ज़रिए। आप देखें कि हर रोज़ वहाँ हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठे बैठते हैं, रोज़ मुज़ाकरात होते हैं, एजेंडा तय होता है, बहुत सारी बातें जो हैं वो तय होती हैं। तो अगर उसी में बातचीत भी होनी शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है सबसे आसान है और सबसे कारगर हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि उन लीडर्स को बाइख्तियार बनाया जाए जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ना पीटीआई ये करने को फ़िलहाल तैयार है और ना जो है वो हुकूमत ये करने को तैयार है। अस्मा, क्विक कमेंट, आपको लगता है पार्लियामेंट से रास्ता निकल सकता है? देखिए, जो स्पीकर साहब का मौजूदा किरदार है वो इतने पावर में नज़र नहीं आते, वो इतने पावरफुल नहीं है। उनकी पावर्स का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि वो अभी तक पार्लियामेंट की कमेटियाँ नहीं तश्कील दे पा सके, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फ़ैसला नहीं हो सका। तो मैं बहुत अदब के साथ वड़ाइद साहब की बात से हल्का फुल्का इख्तलाफ करते हुए, लेकिन एक बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है कि पार्लियामेंट वो जगह है जहाँ से रास्ता निकल सकता है। लेकिन क्या इमरान खान साहब अपने बात किसी को इतना मुख्तदर करेंगे कि वो उनके बिहाफ पे बात करें, या 6 मई को जो मुज़ाकरात हो रहे थे 9 मई से 3 दिन पहले और वो कामयाब मुज़ाकरात हो रहे थे, उसके ऊपर इमरान खान साहब आखिरी वक्त पर बैकआउट क्यों कर गए थे? मेरा ख्याल है उसके बाद ये ट्रस्ट जो डेवलप करना और उनकी जगह किसी से बात करना मुझे तो मुमकिन नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं और हम खबर उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से रफ़ा में इसराइल के फ़ौजी ऑपरेशन के फौरी खात्मे के अहकामात और बढ़ते हुए आलमी दबाव के बावजूद गजा में इसराइली हमले शिदत इख्तियार कर गए हैं। गुज़िश्ता रात इसराइली फोर्सेज ने रफ़ा में जंग के दौरान बेघर होने वाले अफराद के लिए कायम खैमा बस्ती पर बमबारी करके दर्जनों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने रफ़ा में मखसूस सेफ जोन में जंग की वजह से बेघर होने वाले अफराद के कैंप पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में अब तक 45 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। जबकि रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक कैंप के मकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है और हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। तरल सुल्तान में कायम कैंप पर हमले से पहले इसराइली फोर्सेज ने जबालिया, नुसैरात और गजा सिटी में फ़लस्तीनियों की पनागाहों को भी निशाना बनाया था, जिनमें फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक कम अज़ कम 160 अफराद शहीद हो गए। पनागज़ीन कैंप पर यह इसराइली हमला आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म के 2 दिन बाद हुआ है और ये हमला इस लिहाज से अहम है क्योंकि इसराइली फोर्सेज ने रफ़ा में इस कैंप को निशाना बनाया है जिसे खुद उन्होंने सेफ जोन करार दिया था। यानी खुद इसराइली फोर्सेज ने कहा था कि जो फ़लस्तीनी इस इलाके में चला जाएगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, मगर इसराइल अपने ही तय करदा हिफाजती मकामात पर हमले करके फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। 7 अक्टूबर की इसराइली जारियत के बाद गजा की आधी से ज़्यादा आबादी जो तकरीबन 13 लाख बनती है वो नकल मकानी करके रफ़ा में पनागज़ीन बन गई थी, मगर अब रफ़ा पर इसराइली कार्रवाइयों के बाद गजा के शहरियों के पास कोई महफूज जगह नहीं बची और अब वो रफ़ा से भी नकल मकानी करने पर मजबूर हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।